नमस्कार। मेरा नाम है कांजी गढ़वी और आज हम पढ़ने वाले हैं बीए सेमेस्टर 3 की पुस्तक कविता के सोपान के कवि सुदामा पांडे धूमिल के व्यक्तित्व एवं कृतित्व और उनकी कविता मोचीराम। पहले हम कवि सुदामा पांडे धूमिल के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर नज़र डालते हैं। तो सुदामा पांडे धूमिल का जन्म 9 नवंबर 1936 को हुआ था और उनकी मृत्यु 15 फरवरी 1975 को हुई थी। उनका जन्मस्थल गांव खेवली, जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। लोकतांत्रिक मूल्यों के ह्रास और सामाजिक सांस्कृतिक विसंगतता के कारण धूमिल की कविता में आक्रोश, असंतोष, असहमति और क्षोभ का भाव विशेष है। इसके बावजूद भी उनकी कविता राजनीतिक समझ रखती है। नई कविता की वस्तु एवं शिल्प संबंधी यथास्थिति को तोड़ने के लिए सदैव धूमिल को याद किया जाएगा। सुदामा पांडे धूमिल के कृतित्व पर नजर डालें तो उनके 3 काव्य संग्रह हैं, संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। मृत्युपरांत यानी कि मृत्यु के पश्चात कल सुनना मुझे के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो आइए अब हम इस कविता मोचीराम का पठन करते हैं और इसकी विस्तृत चर्चा करते हैं। प्रस्तुत कविता मोचीराम संवादात्मक शैली में लिखी गई कविता है और यह महत्वपूर्ण विशेषता है कवि धूमिल की। प्रस्तुत कविता के शीर्षक से ही यह ज्ञात होता है कि प्रस्तुत कविता आम आदमी का प्रतिनिधित्व करती है। प्रस्तुत कविता में किस प्रकार मजदूर वर्ग रोजी रोटी के लिए रोज संघर्ष करते हैं और धनिक वर्ग किस प्रकार से मजदूर वर्गों का शोषण करते हैं, इस पर व्यंग्य किया गया है। रापी से उठी हुई आंखों ने मुझे क्षण भर टटोला और फिर जैसे पतियाए हुए स्वर में वह हंसते हुए बोला, बाबूजी सच कहूँ मेरी निगाह में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। कविता की इस प्रारंभिक पंक्तियों में कवि कहते हैं कि रापी से मरम्मत को आए हुए जूतों पर काम करते हुए मोची की नज़र कवि पर पड़ती है। मोची क्षण भर के लिए कवि को टटोलते हैं, फिर अपने काम में लग जाते हैं और विश्वसनीय स्वर में कवि से कहते हैं कि बाबूजी मेरे जूतों के मरम्मत के थड्डे पर जो भी आदमी आता है वो मेरे लिए सिर्फ केवल एक जोड़ी जूता ही है। ना कोई बड़ा है और ना कोई छोटा है, ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है, यानी कि मेरे लिए हर आदमी एक समान है। हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मरम्मत के लिए मोची के सामने खड़ा है। आगे कविता है, और असल बात तो यह है कि वह चाहे जो है जैसा है जहाँ कहीं है, आजकल कोई आदमी जूते की नाप से बाहर नहीं है। आगे मोचीराम कवि से कहते हैं कि बाबूजी सच बात तो यह है कि आज जो आदमी जहाँ है जैसा है जहाँ कहीं भी है, अपने जूते की नाप से बाहर नहीं है। जूते की नाप से यहाँ तात्पर्य है कि महंगाई के कारण आज आदमी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आम आदमी का आज जीना मुश्किल हो गया है। तो मोचीराम कहते हैं कि कोई भी आदमी आज जूते की नाप से बाहर नहीं है। आगे, फिर भी मुझे ख्याल रहता है कि पेशेवर हाथों और फटे हुए जूतों के बीच कहीं न कहीं एक अदद आदमी है। यहाँ मोचीराम कह रहा है कि मैं हमेशा यह ध्यान रखता हूँ कि मेरे पेशेवर हाथ हैं और दूसरे का मरम्मत के लिए आया हुआ फटा जूता है, और इन दोनों स्थितियों के बीच संतुलन का एक रिश्ता होना चाहिए। आवश्यकता दोनों तरफ है। जो पेशेवर व्यक्ति है वो भी अपनी आर्थिक मदद के लिए काम कर रहा है और दूसरा व्यक्ति जो आया है जिसका जूता फटा हुआ है उसकी भी अपनी एक आवश्यकता है, क्योंकि जूते के बिना चलना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ दोनों तरफ आवश्यकताएं हैं और दोनों की आवश्यकताओं के बीच एक संतुलन होना आवश्यक है। आगे, जिस पर टाँके पड़ते हैं, जो जूते से जांघती हुई अंगुली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। इन पंक्तियों में कवि ने फटे जूते वाले लोगों के आर्थिक दबाव के कारण विवश मानसिकता की बड़ी मार्मिक व्यंजना कराई है, क्योंकि आर्थिक विषमताओं का प्रभाव आम आदमी पर ही पड़ता है। आगे, यहाँ तरह तरह के जूते आते हैं और आदमी की अलग अलग नौइयत बतलाते हैं। सबकी अपनी अपनी शक्ल है, अपनी अपनी शैली है। मसलन एक जूता है। जूता क्या है? चकतियों की थैली है। इसे एक चेहरा पहनता है जिसे चेचक ने चुग लिया है।
आगे मोचीराम कहते हैं कि जूतों के मरम्मत के थड्डे पर अलग अलग जूते आते हैं जो आदमी की नवैयत, यहाँ नवैयत से तात्पर्य है लोगों की हालात की मरम्मत के थड्डे पर अलग अलग जूते आते हैं जो लोगों के हालात बताते हैं। यानी कि अमीर के जूते होते हैं वो अमीरी दिखाते हैं और जो गरीब के जूते होते हैं वो गरीबी दिखाते हैं। यहाँ मोचीराम कहता है कि लोगों के जूतों पर से उनकी हालात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। सबकी अपनी अपनी शक्ल है और अपनी अपनी बात करने की अलग अलग शैली है। मसलन एक जूता है, वहाँ एक आदमी आता है जिसका जूता इतनी बार ठीक कराया गया है कि अब वह जूता न रहकर केवल चकतियों की थैली हो गया है। वह आदमी बहुत बुरी हालत में है जिसके चेहरे को चेचक ने चुग लिया है, यानी कि जिसके चेहरे पर चेचक के गहरे दाग हैं। आगे उस पर उम्मीद को तरह देती हुई हंसी है, जैसे टेलीफोन के खंभे पर कोई पतंग फंसी है और खड़खड़ा रही है। बाबूजी, इस पर पैसा क्यों फूंकते हो? मैं कहना चाहता हूँ, मगर मेरी आवाज़ लड़खड़ा रही है। मैं महसूस करता हूँ भीतर से एक आवाज़ आती है, कैसे आदमी हो, अपनी जाति पर थूकते हो। आप यकीन करें, उस समय मैं चकतियों की जगह आंखें ताकता हूँ और पैसे में पड़े हुए आदमी को बड़ी मुश्किल से निभाता हूँ। आगे मोचीराम कहते हैं कि जिस प्रकार किसी टेलीफोन के खंभे पर कोई पतंग फंस जाती है और हवा के झोंके से खड़खड़ा रहती है, इसी प्रकार इस व्यक्ति के चेहरे पर भी उम्मीद की एक हंसी है। मोचीराम उस आदमी से कहना चाहता है कि इस फटे हुए जूते पर अपने पैसे क्यों फूंकते हो, लेकिन मोचीराम की आवाज़ लड़खड़ाती है और भीतर से एक आवाज़ आती है कि कैसे आदमी हो कि अपनी ही जाति पर थूक रहे हो। आप यकीन करें, उस समय मैं चकतियों की जगह आंखें ताकता हूँ और पैसे में पड़े हुए आदमी को बड़ी मुश्किल से निभाता हूँ। यहाँ पर मोचीराम कहते हैं कि आप यकीन नहीं करेंगे, उस समय मैं चकतियों की जगह मानो अपनी आंखें ताक रहा हूँ और बड़ी मुश्किल से अपने पैसे को निभा रहा हूँ। आगे एक जूता और है जिससे पैर को नांद कर एक आदमी निकलता है। शहर को न वह अक्लमंद है न वक्त का पाबंद है। उसकी आंखों में लालच है, हाथों में घड़ी है। उसे कहीं जाना नहीं है, मगर चेहरे पर बड़ी हड़बड़ी है। वह कोई बनिया है या बिसाती है, मगर रौब ऐसा है कि हिटलर का नाती है। इसे बांधो, उसे काटो, हियाँ ठोको, वहाँ पीटो, घिसा दो, ऐसा चमकाओ, जूते को ऐना बनाओ। यहाँ पर घमंडी आदमी पर व्यंग किया गया है। वह न अक्लमंद है न वक्त का पाबंदी है, लेकिन फिर भी हाथ में उसके घड़ी है। उसकी आंखों में लालच है, उसे कहीं जाना नहीं है, पर चेहरे पर बड़ी हड़बड़ी है। ऐसा लगता है कि वह कोई बिसाती या बनिया। वह मोचीराम को बार बार निर्देश देता है कि यहाँ बांधो, उसे काटो, यहाँ ठोको, वहाँ पीटो, यहाँ घिसो, ऐसा चमकाओ, जूते को ना बनाओ। ऐसा रौब है कि मानो वह हिटलर का नाती हो। ऑफ बड़ी गर्मी है, रुमाल से हवा करता है, मौसम के नाम पर बिसुरता है, सड़क पर आती हुई जातियों को बानर की तरह घूरता है। गरज यह कि घंटे भर खटवाता है, मगर नामा देते वक्त साफ नट जाता है। शरीफों को लूटते हो वह घुराता है और कुछ सिक्के फेंक कर आगे बढ़ जाता है। अचानक चिहुक कर सड़क से उछलता है और पटरी पर चढ़ जाता है। मोचीराम कहता है कि वह आदमी जो बढ़िया लगता है, जेब से रुमाल निकालता है और गर्मी होने का दिखावा करता है, अर्थात कि वह गर्मी को कोसता है। वह सड़क पर आते जाते लोगों को बंदर की भांति घूरने लगता है। ऐसा लगता है कि मानो वह उनमें कुछ ढूंढ रहा हो। वह काफ़ी देर तक काम करवाता रहता है, परंतु जब पैसे देने की बारी आती है तो पैसों के नाम पर कुछ सिक्के फेंक देता है और ऊपर से घुरा कर वह कहता है कि शरीफों को लूटते हो। ऐसा कहकर वो पैसा देने से इनकार कर देता है। चोट जब पैसे पर पड़ती है तो कहीं न कहीं एक चोर कील दब रही जाती है और जो मौका पाकर उभरती है और अंगुली में गड़ती है। मगर इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे कोई गलत फहमी है। मुझे हर वक्त यह ख्याल रहता है कि जूते और पैसे के बीच कहीं न कहीं एक अदद आदमी है जिस पर टाँके पड़ते हैं, जो जूतों से झांकती हुई
अंगुली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। प्रस्तुत पंक्ति द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि जब किसी के पैसे पर चोट लगती है तो उसका दिल बहुत दुखी होता है, दिल रो उठता है। जब किसी को अपनी मेहनत का फल ना मिले तो मन दुखी अवश्य होता है। जैसा मोचीराम को जूता ठीक करने पर कुछ सिक्के ही मिले। कवि कहता है कि उसके मन में कोई दबी हुई भावना कील के रूप में उभरकर सामने आ गई। उसके उभर जाने से वह मन ही मन आहत हुआ है कि लाज मौका पाकर उभर गई है और अंगुली में गड़ गई, मगर इसका अर्थ यह नहीं कि मुझे कोई संदेह या गलतफहमी हुई हो। कवि कहते हैं कि मुझे इस बात का एहसास है कि कहीं न कहीं मेरे पैसे और जूते के बीच कोई अंतर है और इस अंतर का कारण आदमी है। मोचीराम एक छोटा आदमी है और छोटा काम करता है। जूता ठीक करते समय अंगूठे पर हथौड़े की चोट पड़ती है तो उसे दर्द को वह दिल में छुपा लेता है, अर्थात मोचीराम को काम करते वक्त दर्द तो होता है पर वह सहन कर लेता है। और बाबूजी, असल बात तो यह है कि जिंदा रहने के पीछे अगर सही तर्क नहीं है तो रामनामी बेचकर या रंडियों की दलाली करके रोजी कमाने में कोई फर्क नहीं है। और यही वह जगह है जहां हर आदमी अपने पैसे से छूटकर भीड़ का टमकता हुआ हिस्सा बन जाता है। सभी लोगों की तरह पासा उसे काटती है, मौसम सताता है। अब आप इस बसंत को ही लो, यह दिन को तांत की तरह तानता है, पेड़ों पर लाल लाल पत्तों की हजारों सुख तले धूप में सिजने के लिए लटकाता है। सच कहता हूँ, उस समय इस रापी की मूठ को हाथ में संभालना मुश्किल हो जाता है। आंख कहीं जाती है, हाथ कहीं जाता है। मन किसी झुंझलाए हुए बच्चे ऐसा काम पर आने से बार बार इनकार करता है। लगता है कि चमड़े की शराफत के पीछे कोई जंगल है जो आदमी पर पेड़ से वार करता है, और यह चौंकने की नहीं, सोचने की बात है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अगर जिंदा रहने के पीछे हमारा कोई सही तर्क नहीं है तो रामनामी बेचकर या रंडियों की दलाली करके रोजी कमाने में कोई फर्क नहीं है। अतः जिंदा रहने के लिए कोई ना कोई सही तर्क होना आवश्यक है। कवि कहते हैं कि जब कोई चुभती हुई बात करता है तो मन में दुख उत्पन्न हो जाता है। काम को शराफत के साथ करने के बाद यदि तीखी भाषा सुननी पड़े तो मन में दुख होता है। मन में बच्चे की तरह झुंझलाहट और खींच होने लगती है। उस समय मेरे लिए बहुत कठिन हो जाता है कि रापी की मुठ को पकड़कर चमड़ा काटना। मन काम में उजड़ जाता है और हाथ कहीं जाता है तो आंख कहीं जाती है। मन भी काम करने से मना करने लगता है। ऐसा लगता है कि चमड़े के पीछे कोई जंगल है जो आदमी पर पेड़ से वार करता है, और यह आश्चर्य की बात नहीं बल्कि सोचने की बात है। मगर जो जिंदगी को किताब से नापता है, जो असलियत और अनुभव के बीच खून के किसी कमजात मौके पर कायर है, वह बड़ी आसानी से कह सकता है कि यार तू मोची नहीं शायर है। असल में वह एक दिलचस्प गलतफहमी का शिकार है, जो यह सोचता है कि पेशा एक जाति है और भाषा पर आदमी का नहीं, किसी जाति का अधिकार है। कवि कहते हैं कि किसी भी तरह से जिंदगी को किताब के आधार पर नहीं मापा जाता। जो ऐसा करता है वह वास्तविकता को नहीं समझता है। इसका मतलब यह है कि वह असलियत और अनुभव के बीच के रिश्ते को नहीं पहचानता है। वह खून के अवसर पर या किसी घटिया अवसर पर अपनी कायरता का परिचय देता है। यह बड़ी दिलचस्प बात है कि कहने से कोई कुछ हो नहीं जाता। यह तो अनुभव का विषय है, भाषा के प्रयोग का नहीं। भाषा पर सभी का अधिकार है। जबकि असलियत यह है कि आग सबको जलाती है, सच्चाई सबसे होकर गुजरती है। कुछ हैं जिन्हें शब्द मिल चुके हैं, कुछ हैं जो अक्षरों के आगे अंधे हैं। वे हर अन्याय को चुपचाप सहते हैं और पेट की आग से डरते हैं। जबकि मैं जानता हूँ कि इनकार से भरी हुई एक चीख और एक समझदार चुप, दोनों का मतलब एक है। भविष्य गढ़ने में चुप और चीख अपनी अपनी जगह एक ही किस्म से अपना अपना फर्ज अदा करते हैं। कवि इस विषय में कहते हैं कि वास्तविकता यह है कि पेट की आग और सीने की जलन सभी को जलाती है। आग किसी को भी नहीं छोड़ती है, वह सबको जलाती है। मोचीराम जैसे आदमी पेट की आग की वजह से चुप हो जाते हैं, क्योंकि उनका पेशा यही है। इस पेशे को छोड़कर नहीं जा सकते हैं। वे पढ़े लिखे नहीं होते, वे केवल अनुभव करते हैं। कवि कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि उनमें मना करने वाली एक चिल्लाहट अवश्य है। वह सीखना चाहते हैं, वे अपना विरोध प्रकट करते हैं, मगर समय की मांग के अनुसार चुपचाप रहना पसंद करते हैं।
यही एक समझदारी है कि चुप रहा जाए। कवि कहते हैं कि चीख और चुप दोनों का अपना समय के अनुसार महत्व और कर्तव्य है। शक्ति दोनों में है, दोनों अपना फर्ज समय पर अदा करते हैं। तो इस प्रकार कवि श्री सुदामा पांडे धूमिल के व्यक्तित्व, कृतित्व एवं उनकी कविता मोची राम का भावार्थ हमने इस वीडियो में देखा।